आदाब। ये बात और है कि अखबारों की जगह यानी ख़बरों को जानने के लिए जो एक बेसिक ज़रिया है उसकी जगह आप बहुत कुछ 24 घंटे वाली जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उन्होंने ले लिया, या व्हाट्सएप पर जो क्लिप्स आती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी आम तौर पर सुबह की शुरुआत जो है वो अखबार से ही होती है, जिसमें ख़बरें हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखबारों की शुरुआत हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो बहुत ज़माने से है, यानी 1857 और उससे पहले भी उर्दू के अखबार हुआ करते थे, जिसमें दिल्ली उर्दू अखबार था मौलवी बाकर साहब का, और अवध अखबार हुआ करता था लखनऊ में। ये अखबारात उस ज़माने में थे। लेकिन अंग्रेज़ी के अखबारों की शुरुआत जो थी वो 1865 के करीब हुई है, उत्तर प्रदेश में कम से कम। और वो पहला अखबार था द पायनियर, जो इलाहाबाद में कायम किया गया, और इसके एडिटर थे जॉर्ज एलन साहब। उस ज़माने में पायनियर अखबार जो था वो कुछ इस तरह का अखबार नहीं था जैसे आज की अखबार होते हैं, इसमें हर तरह की छोटी बड़ी खबर हो, कुछ ख्यालात हों, कुछ ओपिनियन हो। बल्कि वो अखबार ऐसा था कि अंग्रेज़ों को दिल बहलाने का एक ज़रिया था, जिसमें कुछ छोटी छोटी खबरें होती थी, क्लब्स की खबरें होती थी, जो उनके सोशलाइजिंग जो इवेंट्स होते थे उसकी खबरें होती थी, कॉमिक्स होती थी, स्ट्रिप्स उसमें, और एक चीज़ और होती थी कि लंदन से और यूरोप से जो बासी खबरें होती थी जो देर में यहाँ पानी के जहाज़ से पहुँचती थी, उन खबरों को उसमें छापा जाता था। लेकिन धीरे धीरे अखबार जो था ये एक सीरियस अखबार बन गया, और 1938 के आते आते ये खबर थी कि जॉर्ज ऑरवेल साहब जो हैं वो इसके एडिटर होने वाले हैं। लेकिन उनकी कोई तबीयत इतनी ख़राब हुई कि फिर वो इसको ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन पायनियर अखबार के साथ एक और भी खुसूसियत है, वो ये है कि यूँ तो आप जानते ही होंगे, देखते होंगे कि अक्सर जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनको बहुत से इनाम मिलते हैं पत्रकारिता में, जर्नलिज्म के जो शोबे के अखबार जो इनामात हैं वगैरह वो। इसके साथ साथ मेगासिसी इनाम भी मिलता है। लेकिन पायनियर अखबार से जुड़े हुए दो लोग ऐसे हैं कि जो नोबेल लॉरिएट हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। एक हैं सर विंस्टन चर्चिल, जो एक ज़माने में पायनियर अखबार के वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करते थे, और दूसरे हैं मार्क ट्वेन। ये दोनों लोग पायनियर अखबार से जुड़े रहे हैं, जबकि इनके जर्नलिज्म के लिए ये इनाम नहीं मिला है। इनको और जो इनकी तसनीफ़ात थी, और जो इनकी क्रिएटिविटी थी, जो राइटिंग थी, उसके लिए मिला है। लेकिन ये अखबार पायनियर से जुड़े रहे हैं। धीरे धीरे ये अखबार पायनियर जो था वो इलाहाबाद से मुंतकिल हुआ, यानी शिफ्ट हो गया लखनऊ में। और लखनऊ में आते आते, क्योंकि वो ज़माना वो था कि जब फ्रीडम स्ट्रगल अपने शबाब पर था, तो इसका जो टोन और टेनर जो था, जो फ्लेवर था अखबार का, वो थोड़ा सा नेशनलिस्टिक हो गया। और 1927 में इस अखबार को इलाहाबाद में ही ज्वाइन किया था एस.एन. घोष साहब ने, जो लखनऊ में आकर इसके एडिटर हो गए, और वो 1972 तक इस अखबार से जुड़े रहे। एस.एन. घोष साहब अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा नाम था पत्रकारिता यानी सहाफ़त या जर्नलिज्म की दुनिया का। घोष साहब के रहते रहते ज़माना वो था कि जब लोग दिल्ली के अखबार, क्योंकि लखनऊ में दिल्ली के अखबार शाम को आया करते थे, तो जो ओपिनियन फॉर्म करने के लिए जो देखते थे, जो पढ़ते थे अखबार, वो पायनियर अखबार होता था, और वो नेशनल लेवल पर एक ओपिनियन मेकर हुआ करता था पायनियर अखबार, और उसकी वजह थे इसके एडिटर एस.एन. घोष। धीरे धीरे अखबारों की अपनी अहमियत भी कम हुई और बहुत सी चीज़ें शुरू हो गई, और अब तो व्हाट्सएप आ गया है और 24 घंटे के टीवी चैनल्स आ गए हैं। पायनियर अखबार लखनऊ में अब भी छपता है, दिल्ली में भी छपता है। इसको बाद में चंदन मित्रा साहब ने ले लिया था, जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ, मेंबर पार्लियामेंट भी थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे। उन्होंने इसको ले लिया अखबार को, अब भी ये छपता है। लेकिन अब पायनियर की वो बात नहीं रह गई कि जो एक ज़माने में हुआ करती थी। पायनियर का ही एक हिंदी अनुवाद या हिंदी इसका एक सिस्टर पब्लिकेशन था, उसका नाम था स्वतंत्र भारत। वो भी एक बहुत मशहूर अखबार था लखनऊ का हिंदी के सर्कल में। अब तो हिंदी के बहुत से अखबार आ गए हैं, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, और लोकल अखबार भी बहुत से लखनऊ में हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत और नवजीवन जो नेशनल हेरल्ड का हिंदी में सिस्टर पब्लिकेशन हुआ करता था, उनका अपना ही एक मकाम हुआ करता था। जो लोग ऑफिशियल प्रोटोकॉल से वाकिफ़ होंगे, या जो ब्लू बुक होती है सिक्योरिटी की, उनको ये बात बखूबी मालूम होगी कि बैक वक्त यानी एक ही समय में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दिल्ली से बाहर नहीं होते हैं। अगर प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर हैं तो प्रेसिडेंट वहाँ होंगे, अगर प्रेसिडेंट हैं कहीं बाहर दौरे पर हैं तो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ज़्यादातर देखा गया कि एक साथ दिल्ली से बाहर नहीं होते। लेकिन 1965 में जब पायनियर अखबार की सेंटेनरी हुई थी तो ये प्रोटोकॉल थोड़ा सा ब्रेक किया गया था, और वो इस तरह से
कि उस वक्त के वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट राधाकृष्णन दोनों इस अखबार की सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में लखनऊ आए थे। और राधाकृष्णन साहब ने अपनी तकरीर में ही इस बात का जिक्र किया था कि पायनियर हिंदुस्तान का वाहिद अकेला ऐसा अखबार है कि जिसके साथ 2 नोबेल लॉरिएट्स यानी विंस्टन चर्चिल और रुडयार्ड किपलिंग जुड़े रहे। जैसा कि हमने पहले ही अर्ज़ किया कि लखनऊ में आकर पायनियर का जो था उसका जो एक मिजाज था वो थोड़ा सा नेशनलिस्ट हो गया, उसमें कौमियत का रंग जो था वो ज़्यादा उजागर हो गया। इसी दौरान 1938 में एक नया अखबार कायम किया गया जिसका नाम था नेशनल हेरल्ड, और इसको कायम किया, उसके जो फाउंडर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए आज तक उसके उसका मास्ट होता है, अखबार का जो नाम होता है बड़ा बड़ा फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, उसमें अब भी यही लिखा होता है फाउंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ये अखबार जो था वो फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा ऑर्गन था, इसीलिए उसको 1942 में इसको बैन भी कर दिया गया था। और आपको मालूम है अब तो इस पे लिखा होता है मास पे फाउंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, लेकिन शुरुआत में इसके मास पर एक चीज़ लिखी होती थी, फ्रीडम इज इन पेरिल डिफेंड इट विद ऑल योर माइट। फ्रीडम इज इन पेरिल डिफेंड इट विद ऑल योर माइट। और आपको मालूम है कि ये एक कोई कॉमिक थी, उसमें कहीं पर मिसेस इंदिरा गांधी ने पढ़ा था और अपने फादर जवाहरलाल नेहरू को भेजा था। जवाहरलाल नेहरू को ये जुमला इतना पसंद आया कि उन्होंने एक अरसे तक इसको पायनियर जो नेशनल हेरल्ड अखबार था उसके मास्ट पर उसका एक स्लोगन बना रखा था। नेशनल हेरल्ड अखबार नेशनलिस्ट मूवमेंट का, जैसा हमने कहा, बहुत बड़ा एक हिस्सा था, एक ऑर्गन था। और इसका ही एक हिंदी में भी सिस्टर कंसर्न शुरू किया गया जिसका नाम था नवजीवन। नवजीवन असल में महात्मा गांधी का अखबार था जो गुजराती में और हिंदी में बम्बई से शाया होता था। गांधी जी ने नेहरू जी को ख़ास इजाज़त दी थी कि आप लखनऊ से नवजीवन छाप सकते हैं हिंदी में, यानी पायनियर का हिंदी वर्जन जो था, पायनियर नहीं बल्कि नेशनल हेरल्ड का हिंदी वर्जन जो था वो नवजीवन हुआ करता था। अब जैसा कि हमने कहा कि घोष साहब एक बहुत बड़े एडिटर थे, माहिनाज सहाफ़ी थे हिंदुस्तान के अपने दौर के, उसी तरह जो नेशनल हेरल्ड था उसके एडिटर भी किसी से कम नहीं थे। उनका नाम था एम चेलापति राव। और एक नेशनल हेरल्ड का एक उर्दू में भी संस्करण होता था जिसका नाम था कौमी आवाज़, उसके एडिटर हुआ करते थे हयातुल्लाह अंसारी साहब। ये तीनों अखबार जो थे लखनऊ में, पायनियर, नेशनल हेरल्ड और कौमी आवाज़, ये हर घर की सुबह इसी से शुरू होती थी। जितने चाय खाने थे, टी स्टॉल से, उसमें ये तीनों अखबार ज़रूर होते थे। और हयातुल्लाह अंसारी साहब, एस एन घोष साहब और एम चेलापति राव बिल्कुल हाउस होल्ड नेम से, ऐसे कि जैसे लता मंगेशकर का नाम, अमिताभ बच्चन का नाम हर घर में जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसी तरह से लखनऊ में उस ज़माने में इन तीनों नामों को लोग जानते थे। इब्तिदाई दिनों में पुराने लोगों का कहना है कि नेशनल हेरल्ड अखबार की शुरुआत हुई थी राजा नवाब अली साहब की कोठी से। ये कोठी वहाँ पर है जिसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का आजकल दफ्तर है लखनऊ में, यानी कैसरबाग बस अड्डे के सामने। बाद में फिर इसकी एक बहुत शानदार बिल्डिंग थी जिसको नेहरू भवन कहते हैं, अब नया बन गया है, वो भी कैसरबाग में ही है। और धीरे धीरे वक्त के थपेड़ों ने कुछ गर्दिश पैदा की कि फिर नेशनल हेरल्ड अखबार जो था वो छपना बंद हो गया। फिर इसके जो वर्कर्स थे या इसके जो सहाफ़ी थे, उन्होंने एक अपना वर्कर्स हेरल्ड शुरू किया था जो बहुत दिन तक छपता रहा। फिर ये बहुत मुश्किलों से गुजरा और आज भी दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं बल्कि नेट पर तो ज़्यादा अवेलेबल होता है, जो नेशनल हेरल्ड के ही नाम से। उसका थोड़ा सा मास्ट और उसका डिज़ाइनिंग वगैरह भी काफ़ी बदल गई है, काफ़ी वो कंटेम्प्रेरी लगता है। लेकिन नेशनल हेरल्ड, कौमी आवाज़ और नवजीवन आज भी छपते हैं दिल्ली से। 1980 की दिहाई से अखबार तो बहुत ज़्यादा छपने लगे हैं, खुसूसन वर्नाकुलर जो हैं यानी लोकल ज़बानों में हैं। हिंदी के अखबारों में बहुत बड़ा एक मशरूम ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हर शहर में 4-4, 5-5 अखबार अपने शहर के होते हैं और अब तो नेट पे भी छपने लगे हैं। इसी तरह से और जो भाषाएं, कन्नड़, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, सब में अपने लोकल अखबार होते हैं। लेकिन हिंदी की जो मैगज़ीन्स थी और इंग्लिश की भी जो पुरानी मैगज़ीन्स थी, जो वीकली मैगज़ीन्स होती थी, वो कहीं जो है वक्त के धुंधलके में खो गई। एक मैगज़ीन हमें याद आ रही है, इलस्ट्रेटेड वीकली, जो हमारी जनरेशन के लोगों की पढ़ना एक आदत सी थी, जिसके एडिटर बहुत अरसे तक खुशवंत सिंह साहब रहे थे। और हिंदी में 2 रिसाले थे, एक था धर्मयुग और दूसरा साप्ताहिक हिंदुस्तान। ये भी लोगों की एक हफ्तावार आदत में शामिल थे, लेकिन ये दोनों ही रिसाले जो हैं वो बंद हो गए। एक और टेबलॉइड अखबार हुआ करता था वीकली जिसका नाम था द ब्लिट्ज,
और ब्लिट्स के एडिटर थे आर.के. करंजिया साहब। ब्लिट्स की खूबी ये थी कि ज़रा कुछ इन्वेस्टिगेटिव और मसालेदार इसमें ख़बरें होती थी, यानी कुछ चौंकाने वाली, कुछ कहीं का स्कैंडल, जैसे अब तो सब अखबारों में छपता। लोग हफ्ते में इंतज़ार करते थे इसका कि ये ब्लिट्स अखबार आएगा तो कोई ना कोई स्कैंडल जो है वो सामने आएगा। और करंजिया साहब इसके माहिर भी थे। ये अखबार बहुत दिन तक चला, फिर ये बंद हो गया, फिर कुछ और लोगों ने इसको चलाया। लेकिन ब्लिट्स का अपना एक रीडरशिप का एक ख़ास सर्कल था। और ब्लिट्स पर ही हमको याद आया कि लखनऊ में ब्लिट्स के ब्यूरो चीफ थे बिशन कपूर साहब। बिशन कपूर साहब अच्छे जर्नलिस्ट तो थे ही, उसके साथ साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। इप्टा से जुड़े थे, थिएटर, इंडियन पीपल्स थिएटर ऑर्गेनाइजेशन से। और उनका घर जो था वो एक सोशल सर्कल्स और पॉलिटिकल जो सरगर्मियाँ थीं उसका एक मरकज़ भी हुआ करता था। अब तो फिल्मी मैगजीन्स बहुत सी आती हैं, लेकिन एक ज़माने में दो बड़ी जो थी बहुत, एक तो स्क्रीन होती थी छोटी सी, वो स्क्रीन ऐसे अखबार जैसा नहीं, बहुत छोटी सी, जैसे एक छोटी सी वो होती किताबचा होता उस किस्म की थी, ब्लैक एंड वाइट आती थी और लिथो प्रिंट में होती थी। एक तो वो होती थी, दूसरी शमा और सुषमा, ये देहलवी ग्रुप के लोग जो थे वो दिल्ली से छापते थे। शमा में जो था वो फिल्मी बातें भी होती थी, कहानियाँ भी होती थी, अफसाने भी होते थे, वो लिटरेरी किस्म की मैगजीन थी। और उसी का हिंदी में जो एक वर्जन था वो था सुषमा। अफसोस की बात है कि दोनों ही ये मैगजीन्स जो थी अब वो नहीं छपती हैं, बल्कि इनको छपना चाहिए था, इनको किस तरह से कायम रखना चाहिए था, क्योंकि ये मुल्क की जो लिटरेरी या जो जर्नलिस्टिक हेरिटेज है उसका एक ख़ास हिस्सा थी। लखनऊ से एक और अदबी रिसाला शाया हुआ करता था जिसका नाम था हरीम, और इसको जो शाया करते थे, जो इसके एडिटर थे, वो थे नसीम अनहुनवी साहब। इस रिसाले की खुसूसियत ये थी कि इसमें किस्तवार कहानियाँ आती थी। उस ज़माने के जो अदीब होते थे उनकी कहानियाँ जो थी वो सीरियल में होती थी, तो लोग अपने घरों में एक के बाद एक पूरा सीरियल जो था वो मुकम्मल करने के लिए इसके एडिशंस को जमा कर लेते थे, ताकि पूरी नावल जो है वो किस्तवार तरीके से पढ़ सकें। और हरीम की खुसूसियत ये भी थी कि इसके एक एडिशन में बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, जिसमें उनको कुछ अच्छी मैसेज मिले, इस तरह की कहानियाँ वगैरह और अफसाने वगैरह छपा करते थे। अब आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वही गुजारिश कि आप हजरात हमारे इस चैनल को देखते रहें, इसके एपिसोड्स को अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और बेहतर होगा कि आप इसको यूट्यूब पर देखा करें और इसको सब्सक्राइब भी करवाएं अपने दोस्तों से। बेल का आइकन दबाना आप न भूलें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। अगली मरतबा किसी नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।